भगवान शिव कहते हैं कि जो भाग्य में होता है वही आपको मिलता है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहते हैं, हे स्वामी, पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है और कब भाग्य में जो नहीं होता वह कभी नहीं मिलता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, आज आपने बहुत ही विचित्र प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आपके हर प्रश्न का जवाब देना। इसलिए मैं आपको इसका जवाब एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ, जो पूरे ध्यान से पूरी कथा को सुनना होगा। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आप कथा को सुनाना प्रारंभ करें, मुझे आपके मुख से जो सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम चंद्रिका था, जो पूरी तरह से चरित्रवान राजकुमार सुमंत के साथ हुई थी, जो दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे और धन की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर के चंद्रिका चिंताग्रस्त रहती थी। दोस्तों, फिर समय धीरे धीरे गुजरता गया और एक दिन चंद्रिका की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वह राजकुमार सुमंत से बोली, हे प्रीतम, मैंने आपकी सारी बात मानी है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है, मगर मैं आपको एक खुशी पूरा नहीं कर सकती। वह है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे न रहने के बाद मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन जीना। मैं आपको वचन देती हूँ, अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपको संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहकर उस चंद्रिका की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, फिर एक दिन सुमंत भी शरीर त्याग देता है। इसके बाद वह राजकुमार सुमंत एक ऐसे राजा के यहाँ जन्म लेता है जिसकी 100 रानियाँ थी और उन 100 रानियों के बीच में वह अकेला ही पुत्र था। दूसरी ओर राजकुमारी चंद्रिका भी एक ऐसे ही राजा के यहाँ जन्म लेती है जहाँ 100 रानियाँ थी और उन सब रानियों के बीच केवल एक ही पुत्री थी। जिस राजा का पुत्र था उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे कई मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह मानता भी था। बड़ी बड़ी समस्याओं में राजा तोते से सलाह अवश्य लेता था। फिर एक दिन राजा उस तोते के पास गया और उससे कहा, हे तोते, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। फिर तोते ने कहा, बोलिए महाराज, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब राजा ने कहा, हे तोते, तुम जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं उसके लिए कैसी बहू चाहता हूँ। यह तुम्हें पता है, मुझे वैसी ही बहू चाहिए जैसी मैं चाहता हूँ। राजा ने अपने मन की सारी बातें तोते को बता दी कि वह कैसी बहू चाहता है। राजा की बातें सुनकर तोता राजी हो गया और फिर उसने कहा, महाराज, आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं उसके बारे में एक पर्चे पर लिखकर मेरे पैर में बांध दीजिए। आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए वैसी ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसी आप चाहते हैं। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चे पर अपनी पसंदीदा राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया और वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिला, जहां उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए बहुत उपयुक्त होगा। जैसे ही तोता उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया, वहां से एक आवाज़ आई, तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोते ने इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं पर एक झूला जिसका एक तार टूटा हुआ था वहां जाकर बैठ गया और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। फिर बारिश बंद होने के बाद में उसी जगह एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रही है।
फिर तोते की बात सुन करके वह मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। दोस्तों, फिर मैना तोते से आगे कहती है, आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो उसके अंदर सभी गुण हों, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हों। दोस्तों, फिर तो वह तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की 100 रानियाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा को भी 100 रानियाँ हैं। दोस्तों, फिर मैना कहती है, अब हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियाँ हैं और हमारे राजा के पास भी 100 रानियाँ हैं। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। फिर तोता को अपने मन की बातें बताई और वहाँ पर तोता ने राजकुमार की पसंद की बातें सुनाई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में यह सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। दोस्तों, फिर जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुँचे तो महल के एक नौकर ने उन्हें देख लिया और तुरंत राजा के पास जाकर यह बताया, महाराज, आपने जिस कार्य के लिए भेजा था वह मैना आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रही है। वह राजकुमार की तलाश में कहीं नहीं गई, बल्कि एक तोते के साथ घूम रही है। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। उसने आपकी बात को पूरी तरह से भुला दिया है और आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तब राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने तोता और मैना को मारने का हुक्म दे दिया। यह बात तोता और मैना को भी पता चल गई कि राजा उन्हें मरवाना चाहता है। तब यह समझते ही मैना ने तोते से कहा, हमारी जान इस जगह पर खतरे में है, हमें जल्दी से इस स्थान को छोड़कर भाग जाना चाहिए, इससे पहले कि राजा हमें मार दे। अगर हम यहाँ रहे तो बिना किसी गलती के हमें मार दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद तोता और मैना ने इस जगह से दूर जाने का निर्णय लिया और बहुत दूर उड़कर चले गए। दोस्तों, फिर राजा के सिपाही उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन जब वे उन्हें नहीं मिले तो सिपाही हार मानकर वापस लौट आए कि तोता और मैना भाग चुके हैं। दोस्तों, फिर कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद तोता और मैना वापस महल लौट आए। वे सीधे राजा के पास पहुंचे और तोता राजा के दाहिने घुटने पर तथा मैना बाएं घुटने पर बैठ गए। तोता और मैना ने राजा से पूछा, आप हमें क्यों मारना चाहते थे? हम तो आपके वफादार हैं, आपके महल के नौकर हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बुराई की। हम दोनों, तोता और मैना, अक्लमंद राजाओं के नौकर हैं, हमने हमेशा आपके साथ वफादारी की है। दोस्तों, इसके बाद तोता और मैना ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दोनों राजाओं के दरबारों में 100 रानियां हैं, लेकिन एक राजा के केवल एक बेटा है और दूसरे राजा के केवल एक बेटी है। वे राजा कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन एक राजा को ऐसी बहू चाहिए थी जो दूसरे राजा की बेटी जैसी हो और दूसरे राजा को ऐसा दामाद चाहिए था जो पहले राजा के बेटे जैसा हो। हम महाराज आपके राज्य के बाहर एक जंगल में भगवान की कृपा से मिले थे और अब हम आपके पास यह अच्छी खबर लेकर आए हैं। तब तोते ने राजा की ओर अपना पैर बढ़ाया, जिस पर एक पर्चा बंधा हुआ था, जिससे उस पर्चे में राजकुमार की पसंद लिखी थी। दोस्तों, फिर राजा ने पर्चा पढ़ा और बहुत खुश हुए। पहले तो उन्हें तोता और मैना पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने दोनों को एक साथ देखा तो उन्हें उन पर विश्वास हो गया। फिर राजा ने तोते के पैर से राजकुमारी की सही तस्वीर निकाली और अपनी रानियों के पास में भेज दी और कहा, यह तस्वीर देखकर बताएं कि राजकुमारी के लिए यह राजकुमार कैसा है, क्या सभी रानियां राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। दोस्तों, फिर कुछ दिन बीत गए पर तस्वीर वापस नहीं आई। राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत ही पसंद आई, जिससे वह राजकुमारी उस राजकुमार की तस्वीर को अपने हाथ में ही लिए रखती थी। फिर कुछ दिनों के बाद में रानियों की तरफ से जवाब आया कि राजकुमार सबको पसंद है,
अब उसकी शादी जल्द ही हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना ही फोटो से पसंद कर ली है। दोस्तों फिर राजा ने तोते से कहा, तुम अपने राजा के पास यह संदेश पहुंचा दो कि एक राजकुमारी ने पसंद कर लिया है और वह राज चाहती है कि वे 4 महीने के भीतर शादी के लिए आ जाएं। फिर तोते ने अद्भुत आदर के साथ राजा को प्रणाम किया और फिर अपने देश की ओर उड़ गया। दोस्तों फिर वह अपने राज्य में पहुंचा तो तोते ने राजा को अपनी यात्रा की सारी कहानी सुनाई, जिससे राजा ने यह सब बड़े ध्यान से सुना और खुशी खुशी मन ही मन सोचने लगा कि उसका सपना पूरा हो गया है। उसने सोचा कि उसने राजकुमारी को अपने बेटे के लिए पा लिया है। इसके बाद राजा ने इस शानदार मौके को भव्य तरीके से मनाने के लिए आदेश दिया। राजकुमार के लिए विशेष और उत्कृष्ट कपड़े बनवाए गए, घोड़े के लिए शानदार काठी तैयार की गई और सिपाहियों के लिए नए वेशभूषा का इंतजाम किया गया। अनमोल हीरे जवाहरात, बेशकीमती कपड़े, कीमती मसाले, दुर्लभ फल और उत्कृष्ट इत्र जैसी भेंटें इकट्ठा की गई। राजा ने हर चीज़ का खास ख्याल रखा। इस सब तैयारियों में महीने कब गुजर गए इसका पता ही नहीं चला। फिर शादी के कुछ दिन पहले राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। यह पूरे परिवार के लिए एक बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपनी शादी टालनी पड़ी, क्योंकि ऐसे समय में शादी करना अपने पिता का अपमान माना जाता। दोस्तों फिर जब पिता की मौत का शोक समाप्त हो गया तो राजकुमार तोते के साथ राजकुमारी से शादी करने के लिए निकल पड़ा। राजकुमारी का राज्य ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए राजकुमार जल्द ही वहां पहुंच गया। उसने अपना डेरा राजकुमारी के महल के पास के बगीचे में डाल दिया। अगर वह बगीचे में ना गया होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां उसका तोता मर गया। बगीचे के माली ने तोते को मार दिया, क्योंकि वह एक खजूर के पेड़ पर बैठकर खजूर तोड़ रहा था और उन्हें राजकुमार की तरफ फेंक रहा था। माली को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने तोते को मार डाला। दोस्तों इस मुश्किल के कुछ समय बाद ही राजकुमार को यह भी खबर मिली कि राजकुमारी के पिता ने उसकी बेटी की शादी उससे करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि राजकुमार का पिता मर गया था। फिर कुछ दिन बाद जब राजकुमारी अपनी पालकी में बाहर जा रही थी तो उसे वही रास्ता दिखा जहाँ राजकुमार ने डेरा डाला हुआ था। उसने बगीचे की ओर देखा और वहाँ राजकुमार को पहचान लिया, क्योंकि उसकी तस्वीर उसके पास थी। तब राजकुमारी ने उस समय कुछ नहीं कहा और पालकी ढोने वालों को वापस चलने के लिए कहा। फिर शाम को खाने के समय राजकुमारी ने अपने खाने का आधा हिस्सा खाया और बचा हुआ आधा राजकुमार के पास भेज दिया और उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह इस भोजन को खा ले। यदि वह ना खाए तो अपनी उंगली चावल में डाल दे। तब नौकरानी ने वैसा ही किया। दोस्तों फिर राजकुमार ने पहले खाना नहीं खाया, लेकिन जब नौकरानी ने उसे उंगली डालने के लिए कहा तो उसने चावल में उंगली डाली और सोचा कि राजकुमारी उससे प्यार करती हैं। दोस्तों इसके बाद राजकुमार ने चावल खा लिया और राजकुमारी के लिए एक पत्र लिखकर नौकरानी के माध्यम से भेज दिया। दोस्तों फिर जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। दोस्तों रात को ही राजकुमार से मिलने के लिए उस बगीचे की ओर चल पड़ी जहाँ पर राजकुमार ठहरा हुआ था। तभी राजकुमारी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं छिपकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता मुझे तुमसे शादी करने की इजाज़त नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने राज्य ले चलो, जहाँ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों तब राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही घोड़े पर सवार होकर के राज्य से बाहर की तरफ चल दिए और वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंच गए जहां पर उनकी जान बहुत बड़े खतरे में पड़ गई। वह जिस नगर में पहुंचे उस जगह पर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो जादूगरनी की बेटी उस राजकुमार से प्रेम कर बैठी और उससे शादी करने की सोच ली। अब वह जादूगरनी मन में सोचने लगी कि शादी राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची। फिर वो जादूगरनी की लड़की अपने मन में विचार करने लगी, आखिरकार मेरी शादी
इस राजकुमार के साथ कैसे होगी। फिर उसने एक तरकीब सोची और अपनी माँ जादूगरनी से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। दोस्तों, फिर अपनी बेटी की बात को मान करके उस जादूगरनी ने राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार और राजकुमारी उस जादूगरनी के घर जाकर खाना खाने गए तो जादूगरनी ने राजकुमार को एक कमरे में बुलाया और उसके गले में एक लटका फंदा डाल दिया। जब फंदा डाला गया तो वह राजकुमार, जो पहले एक इंसान था, एक भैंस के रूप में बदल गया और फिर दूसरे दरवाजे से जादूगरनी ने उस भैंस को घर से बाहर ले जाकर एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया। दोस्तों, वहां वह अपनी बेटी के साथ था। दोस्तों, अब राजकुमारी खाने के बाद अपने राजकुमार को खोजने लगी, लेकिन वह भैंस बन चुका था तो उसे कैसे ढूंढती। पूरे दिन वह भैंस थे जो जादूगरनी की बेटी के पीछे घूमते रहते थे। जादूगरनी की बेटी जहाँ भी जाती वह भैंस उसके पीछे जाता। जादूगरनी की बेटी रात को भैंस के गले से वह रस्सी का फंदा निकाल देती थी, जिससे वह राजकुमार बन जाता था और भैंसे का रूप खत्म हो जाता था। दोस्तों, और जैसे ही सुबह होती थी वैसे ही वह रस्सी का फंदा फिर राजकुमार के गले में डाल करके उसे भैंसा बना देती थी और दिन भर उसे बाहर घूमती थी। दोस्तों, उधर राजकुमारी को राजकुमार से मिले हुए कई दिन बीत चुके थे। राजकुमारी पागलों की तरह अपने राजकुमार को ढूंढ रही थी और बहुत दुखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिर राजकुमार उसे छोड़कर कहाँ चला गया था। कभी राजकुमारी मन में सोचती कि राजकुमार ने उसे धोखा दे दिया है, तो कभी सोचती कि वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो। राजकुमारी ने एक आदमी का रूप धारण किया और उस नगर के राजा के पास गई और उसने राजा से अपने मन की बात कही। राजा राजकुमारी की शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। फिर उसने उसे अपने दरबार में कोतवाल के पद पर नियुक्त कर दिया। दोस्तों, अब जब वह राजकुमारी कोतवाल बन गई तो उसे नगर के कई घरों के अंदर बाहर के रहस्य मालूम होने लगे, क्योंकि कोतवाल का आना जाना बहुत से घरों में होता था। इस प्रकार वह राजकुमारी कोतवाल बनकर राजा के यहाँ काम करने लगी। दोस्तों, फिर समय धीरे धीरे बीतता गया और कई साल बीत गए। फिर एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। तब नगरवासियों ने उस कोतवाल को राजा बना दिया, क्योंकि उसका जनता के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। एक दिन उस नगर से एक व्यक्ति भैंसा खरीदने के लिए राजा रूपी राजकुमारी के पास आया, तो राजा ने उस व्यक्ति से भैंसा खरीद लिया। वह भैंसा बहुत ही काम का था। वह किसी भी खोई हुई चीज़ को सूंघकर ढूंढ सकता था। दोस्तों, फिर अचानक एक दिन वह भैंसा कहीं गुम हो गया। फिर राजा ने पूरे नगर में सूचना भिजवाई कि नगर के सभी भैंसों को इकट्ठा किया जाए। यह सूचना उस जादूगरनी के पास भी पहुंची। सभी नगर के लोग राजा के सामने अपने अपने भैंस लाकर आ गए, मगर उस जादूगरनी ने अपना भैंसा, जो वास्तव में एक राजकुमार था, राजकुमार के दरबार में नहीं भेजा। फिर जब सैनिकों ने राजा रूपी राजकुमारी को जादूगरनी के द्वारा अपना भैंसा नहीं भेजने की बात बताई, तो राजा रूपी राजकुमारी एकदम से भड़क गई और उसने जादूगरनी सहित उस भैंसे को जबरदस्ती बुलवाया। और जैसे ही सैनिकों ने उस भैंसे के गले में पड़ी हुई रस्सी को जोर से खींचा, वैसे ही वह रस्सी उस भैंसे की गर्दन से निकल गई और रस्सी गर्दन से निकलते ही वो भैंसा जो था एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया और वह तुरंत उस राजकुमार से मिली और उस जादूगरनी बुढ़िया को पकड़वाकर उस राजा रूपी राजकुमारी से ने उसके पास ले जाने में मदद की। तब राजकुमारी ने सभी नगरवासियों से कहा कि उसे अपने राजकुमार से मिलने के लिए एक आदमी के रूप में रहना पड़ा था। मैं एक औरत हूँ, इसलिए आज से आप सभी हमारे राजकुमार को अपना राजा और हमें अपनी रानी मानो। तब नगरवासी खुश होकर उस राजकुमारी को रानी और उस राजकुमार को अपना राजा बनाने में सहमत हुए। अब वह राजकुमार राजा बन गया और राजकुमारी को रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जादूगरनी बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसकी बेटी को आजीवन कारावास की सजा मिली। दरअसल जादूगरनी की बेटी ने अपने पूर्व जन्म में अपने पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे एक राजा की कैद में डलवा दिया था, इसलिए उसे भी इस जन्म में राजा के न्याय का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन राजा और रानी घूमने के लिए निकले। तब जंगल से गुजरते हुए
वे एक पुराने पेड़ के पास आराम करने लगे। वह पेड़ बहुत पुराना था और उस पर राजकुमार और राजकुमारी ने अपने पूर्व जन्म में एक प्रेम चिन्ह अंकित किया था, जो अभी भी सुरक्षित था। जैसे ही उनकी नज़र उस चिन्ह पर पड़ी, दोनों को तो अपने पिछले जन्म की सारी घटनाएं याद आ गईं, पुराने जीवन की सारी बातें याद आ गईं और उनके मन में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तब राजकुमारी ने कहा, मुझे अब सब समझ में आ गया। मैंने आपसे बहुत प्रेम किया था और आपने भी मुझसे। मैंने आपकी बहुत सेवा की थी, परंतु मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई थी कि मैं आपको एक संतान नहीं दे सकी, परंतु इस जन्म में हम फिर से एक हुए हैं, पति पत्नी के रूप में। यह हमारे सच्चे प्रेम का परिणाम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस जन्म में भगवान हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे और आपको संतान का सुख देंगे। दोस्तों, फिर कुछ दिन बीतने के बाद राजकुमारी गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर संतान को जन्म दिया। इस प्रकार एक पत्नी ने अगले जन्म में आकर अपने पति को पाया और पति की खुशी के लिए एक पुत्र को जन्म दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को कथा सुनाई। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।